मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की क्विज सेशन की एक सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम लोग डेली बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करते रहेंगे। जल्दी जल्दी सारी पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे यहाँ पर कवर अप होंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग अभी पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपका रिएक्शन रहे, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे इस वीडियो को देखने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी रह गए थे, उसको आगे पहले कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो कि संसद में 1976 में पारित किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जो भी बंधुआ मजदूर हैं फिर बंधुआ श्रमिक हैं उनको मुक्त कराना, ठीक है, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना। मतलब दोनों काम करना, एक तो उनको जो है मुक्त करवाना बंधुआ मजदूरी से, दूसरा उसके साथ ही उनका पुनर्वास जो है उसको भी उसकी भी व्यवस्था करना। ये पर्पस था बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो कि 1976 में संसद में। बाद आगे बात करते हैं ICCPR, यानी मतलब इसका जो आर्टिकल 24 है इसके द्वारा बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। अब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें आर्टिकल 24 इसके द्वारा बाल अधिकार का संरक्षण किया जाता है। सो आर्टिकल 24 के अंदर क्या दे रखा है, उसमें बाल अधिकार के जो संरक्षण है उससे रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। वहीं अगर हम ICCPR की बात करें तो ये है आपका इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बात हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया होती है उसके दौरान अगर हम आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें तो उसके अलावा जो मूल अधिकार हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार गिवन हैं इनको तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या फिर विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, और इन्हें सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक आपातकाल इसके आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। सो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 में प्रावधानित जो मूल अधिकार हैं इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है कि जब कभी आंतरिक विद्रोह होता है, फिर आंतरिक आपातकाल लगता है या फिर देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह किया जाता है, तो उस ड्यूरेशन में आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13 जो कि घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो शून्य होंगी। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो ये जो हैं आपकी न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। ये जो शक्ति है ये अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और जो उच्च न्यायालय है इनको अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकते हैं। मतलब अगर संसद या फिर विधानसभाएं कुछ ऐसा कानून पारित करती हैं जिससे जो मूल अधिकार हैं उनको कम किया जा रहा है या फिर उस पर एक तरीके से आक्रमण हो रहा है, तो उस कंडीशन में संविधान में जो अनुच्छेद 32 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि वो ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है जो कि मूल अधिकारों पर हमला करते हों। इसके बाद हमला करते हो का मतलब ये है कि उसको शॉर्ट करते हो, कम करते हैं उसके जो उसका शक्ति है उसको। इसके बाद अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब राइट टू इक्वलिटी की बात है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति जो है वो समान होगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्टिकल 14 के तहत प्रावधान किए गए हैं ये ना सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए बल्कि जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में हैं उनके लिए भी सेम रहेगा।
इसके अतिरिक्त व्यक्ति, ये शब्द जो है इसमें विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या फिर किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति जो हैं वो इसमें सम्मिलित रहेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि विधि के समक्ष समता का विचार ये ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी जो संविधान है उससे लिया गया है। इसके बाद आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो निदेशक तत्व हैं, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनके अंदर समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 38 की बात करें तो ये जो है आपका राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यानी कि जो सरकारें हैं उनका काम यह है कि समाज में जो डिसइक्वलिटी या फिर हम कहें कि अनइक्वलिटी, ठीक है, तो अनइक्वलिटी जो है उसको कम करने का प्रयास करेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो आय की स्थिति पर हो, मतलब आर्थिक स्थिति पर। सो वो सारी बात जो है वो कोशिश करेगा, राज्य या फिर सरकारें इस तरीके से कोशिश करेंगी कि ये जो एक डिफरेंस बनता जा रहा है लोगों के बीच में आय को लेके या फिर पॉलिटिकल राइट्स को लेके, उसको कम किया जाए। वहीं अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें राज्य जो है वो विशेष तौर से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार रहे, यानी कि जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड कमाने का, आजीविका कमाने का एक समान अधिकार प्राप्त हो। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की जो सामान्य जन की भलाई है उसके लिए व्यवस्थित करना, यानी कि जो भौतिक संसाधन है उसको इस तरीके से मतलब उसका चाहे ओनरशिप की बात करें चाहे उसको कंट्रोल करने की बात करें तो वो इस तरीके से रहे कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसका इसमें भला रहे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण रोकना, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति जो है वो सारी चीज़ों को, सारे संसाधनों को अपने पास रख ले। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसमें मोनोपोली हो जाएगी जिससे लोगों का बहुत अहित होगा। इसके अलावा पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि जो इक्वल पेमेंट है पुरुषों और स्त्रियों के लिए किसी भी काम के लिए, सो इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 39 में। इसके अलावा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर के संरक्षण से बचाना, ये भी अनुच्छेद 39 के अंदर गिवन है। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, ये भी अनुच्छेद 39 में गिवन है। इसके बाद 39 का की बात करें तो समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता ये उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 की बात करें तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता इसके मामले में कार्य करना और शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करना अनुच्छेद 41 के अंदर प्रावधानित है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और उस प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा, यानी कि जो राज्य है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न्याय संगत और मानव उसमें काम कर पाएँ, ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, ऐसी दशाओं को क्रिएट करेगा ताकि ह्यूमन बीइंग के लिए वो कोई भी कार्य करना अपेक्षित रहे। इसके अलावा जो प्रसूति है यानी कि जो डिलीवरी माएँ देती हैं बच्चों को, तो उसके लिए भी उसमें भी हेल्प करना, ये भी उसका काम है सरकारों का। इसके बाद अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें कहा गया है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना ये भी राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 43A की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना और लोक स्वास्थ्य का
सुधार करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो ये भी राज्य का दायित्व है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर हमने कवर अप करा है। इसके अलावा जो मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए थे उसको भी हमने देख लिया है। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।